अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। आज वजीर आजम ने बिल आखिर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया और एक बार फिर वजीर आजम ने पार्लियामेंट को अपनी मौजूदगी से महरूम रखा। पार्टी मीटिंग में दहशतगर्दी पे उन्होंने क्या कहा और इस पर क्या रद्द अमल हुआ, आज हम इसका जायजा लेंगे। और साथ ही पाक अमरीका मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। हमारे तजिया निगार हमारे साथ हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तजिया निगार इम्तियाज़ आलम साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अयाज खान साहब। तो अयाज खान साहब शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म आज भी पार्लियामेंट नहीं गए और जहां तक हमारी इत्तलात है तो सिर्फ 7 दफा वो पार्लियामेंट गए हैं। जब से बजट सेशन हुआ है तब से वो पार्लियामेंट नहीं गए। काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा है। और इम्तियाज 7 महीने में चले गए और आपने क्या लेना। इम्तियाज आलम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इमरान लगारी हैं MNA, उन्होंने एक जर्मन मोशन पास कर दिया है वजीर आजम को पेश कर दिया है तहरीके जी के वजीर आजम को डिसीट कर दिया। हाँ, उनसे कहते हैं जी वजीर आजम की नशिस्त खाली करार। अच्छा, खाली करार वो ऑलरेडी खाली है तो पता नहीं क्यों ये इमरान लगारी साहब को सूझी के जी खाली करार दे दी जाए। सकता है डी सीट, इसका क्या मतलब? अच्छा जी, बिजलास मतलब क्या हुआ? डी सीट कर दे ना, मतलब वजीर आजम ने अगर आना ही नहीं है तो वजीर आजम की नशिस्त खत्म कर दें हाउस से। क्यों आप पड़े हुए हैं? क्यों आप पड़े हुए? नहीं, मैं मुंतखब वज़ीर आज़म आप मीडिया वाले करते ही लोग चीज़। देखें, मैं मुंतखब वज़ीर आज़म बेचारा 7 महीने नहीं हुए सीट कर। आपका वज़ीर आज़म अपने पीछे पड़ा हुआ, मैं तो नहीं पड़ा हुआ। आज तक डी सीट हुआ है। हाँ, यही मैं पूछने लगी थी कि आपको समझाएं कि आज तक कोई हो सकते हैं कि नहीं, कंफ्यूजन फैलेगी। आज तक कोई रुकन असेंबली इस बुनियाद पर नशिस्त से महरूम नहीं हुआ। कई साल बाहर बैठे रहे। चले, कोशिश तो करने देना। इमरान लगारी ने एक मतलब आपको मैसेज तो दिया ना। वो ये कह रहे हैं, मैं आपको इत्तला दे दूं कि अगर ये नहीं उन्होंने टेकअप किया आज नेशनल असेंबली में तो वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मामला नहीं जाएगा जी। ये बताइए कि आपके पास भी खबर है कि वहाँ पे इजलास में क्या हुआ? इसमें तो लग ही रहा था कि कौमी सलामती की पॉलिसी पेश होगी और वजीर आजम को धुआंधार तकरीर करेंगे पार्लियामेंट में आकर। इम्तियाज 3 घंटे का इजलास हुआ। अच्छा, जिसके 180 मिनट बनते हैं। अच्छा, और 180 मिनट में जो एक अमूमी फिजा थी ना, जो कहा जा सकता है कि 90 मोर देन 90% वो अरकान तो ऑपरेशन में हक में थे और बाकी जो 10% के अराउंड थे उनमें से 8% तो खामोश रहे। सिर्फ 2 लोग बोले थे उसमें। एक तो आरिफा खालिद परवेज हैं, MNA हैं, और उन्होंने तो सीधा सीधा कहा जी मुज़ाकरात किए जाएं। उसके बाद रफीक रजवाना साहब आपके दोस्त हैं, सेनेटर, उन्होंने सेनेटर जो है उन्होंने कहा जी ठीक है, मदलूब सराय के इलाके के आदमी हैं। नहीं, उन्होंने कहा बेचारे पंजाबी तालिबान बेचारे भाई हमारे, उन्हें अल्लाह न कर दे। सही वो बोले कि ऑपरेशन तो अगर आप करने जा रहे हैं लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा बंद ना रखें। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ ना, फैसला क्या हुआ? उसमें फैसला कोई नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसला कोई नहीं हुआ। अच्छा, अभी मेरे पास आया है प्रेस रिलीज वजीर आजम हाउस से जी, जो मेरे पास नहीं सबके पास आया है। इसमें लगता यह है कि वजीर आजम ने मुल्क के बहुत सारे बड़े मामलात पे बात की है, मईशत पे बात की है, लोड शेडिंग पे बात की है, खित्ते में ताल्लुकात की बात की है और दहशतगर्दी पे भी बात की है। आरिफा खालिद हमारे साथ हैं। हमारे आरिफा खालिद से हम बात ना कर लें, उनको हमने लाइन अप कर लिया है। ऑफ कोर्स हैं आरिफा खालिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप मैं सबको बता दूं कि आप इस वक्त MNA हैं रिजर्व सीट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और आज जो इजलास हुआ है नवाज शरीफ साहब ने जो जिसकी सरबराही की है उसके अंदर आपने कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। तो आप क्यों समझती हैं कि इतना खून बह चुका है उसके बाद भी मुज़ाकरात का ये ऑप्शन खुला हुआ है? जी देखिए, मैंने जो बात की, क्योंकि मैंने बहुत मुख्तसर बात की, टाइम कम था, मैं उसको, आपने मुझे बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे मौका दिया टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट मोर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर बातचीत हो सकती है जहाँ पे और उसके साथ कोई और खून खराबा अवॉइड हो सकता है तो बातचीत इज ऑलवेज बेटर। आजकल की दुनिया नेगोशिएशंस की और डायलॉग्स की दुनिया है। बातचीत के साथ भी आप बड़े अच्छे तरीके से अपने एजेंडे को क्लियर कर सकते हैं और आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बाकी अराकीन ने क्या कहा आपको? लेकिन देखिए जी, बात सिर्फ ये है कि मेरी ओपिनियन आपने पूछी और इसमें हरगिज ये मतलब नहीं है, आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर किसी सूरत भी उसका हल, अगर किसी ने आगे से बम उठाया हुआ है या धमाके कर रहे हैं या कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बातचीत। बात तो ये है कि अगर कोई रिपेलिंग है, बातचीत करके और इस मामले को खत्म कर सकते हैं
तो वी शुड गिव इट अ चांस। आरिफा खालिद साहबा, ओवरऑल क्या मूड क्या था पार्लिमानी पार्टी का? ज्यादातर अरकान क्या चाह रहे थे? नेचुरली पीपल आर एंग्री। अगर कोई लोगों की डेथ्स होती हैं या लोगों के ऊपर अटैक होता है तो वो लोगों के अंदर एक नाखुशी होती है और वो लोग जो है डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, और हर एक का जो ओपिनियन है मोर और लेस यही है कि मुल्क के अंदर अमन और अमान जिस तरह से भी कायम बहुत शुक्रिया, है वो बहुत किया जाए। शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा ख्याल ये है जी कि तालिबान ने आज तो वहां पे कोई पॉलिसी पेश नहीं हुई। ये पता लगा, जैसे आप बता रहे थे, ये बता रही थी कि जो मूड था मेंबर्स का, उनके हलकों से बहुत दबाव है। लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसी हुकूमत है, मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और आप फेल हो रहे हैं, आपकी पॉलिसी नहीं आई है। तो उस पर फैसला कुछ नहीं हुआ। हमारे वजीर दाखिला ने यह बताया कि जिन ग्रुप्स के साथ बात, जो ग्रुप्स करना चाहते थे, उनकी बातचीत को नाकाम बनाने की कोशिश की है उन ग्रुप्स ने जो बातचीत के खिलाफ। अच्छा, इसमें ही मैं ये ऐड करता चलूं कि जब वो बात हुई, ताज़ा तरीन जो इन्होंने ऑफर की थी शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, उसका टास्क भी वजीर दाखिला साहब को दे दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप ये जायजा लें कि ये सीरियस कोई एफर्ट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जब हुकूमत बिल्कुल बेमियारी थी, कुछ स्टैंड नहीं दे रही थी, तो तालिबान एग्रेसिव नजर आ रहे थे, बार बार कार्रवाइयां कर रहे थे और अपना दबाव बढ़ा रहे थे। और मैं समझता हूं कि तालिबान की जबरदस्त तदबीर थी, अच्छी टैक्टिक्स थी मिलिट्री के हिसाब से। दूसरी तरफ हुकूमत जो थी वो पीछे हट रही थी। अब जब दबाव बढ़ा और फौज ने जवाबी कार्रवाई की और हुकूमत ने भी इंदिया देना शुरू किया कि उनकी जबान में बात करेंगे, तो तालिबान ने फिर बहुत एक लचक दिखाई है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत उनके जो वो सियासतदान जो इस बात के हामी हैं, जो खास तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इमरान खान ने कहा कि जी बातचीत की जाए। मौलाना फजल रहमान ने कल जलसा किया। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि सर के ऊपर से पानी। शहबाज शरीफ साहब को डिफरेंट अप्रोच वही है जो शहबाज शरीफ साहब ने परसों या जो मीटिंग की है उसमें काफी उन्होंने सख्त बातें की, काफी सख्त, पहले कभी वजीर आजम ने भी इस इजलास में उन्होंने कहा है कि इसे खत्म किए बगैर पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर तेजी से नहीं। ये भी कहा है उन्होंने, ये भी कहा है। बहुत सी चीजें साहब ने कहा है कि हम इस तरह मुज़ाकरात कैसे करें, वो पोलियो टीम्स को हमला, उनके पर हमला कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो कौमी इत्तेफाक राय बनाया गया बातचीत के लिए, मैं समझता हूं कि बदकिस्मती से वो तालिबान ने उसे खत्म किया। नहीं, तालिबान ने खत्म नहीं किया। देखिए, इसमें हुकूमत को आप बेल आउट नहीं कर सकते इम्तियाज साहब। हुकूमत ने कोई फैसले नहीं किया। नहीं, हुकूमत बातचीत तो एक बात ये हुई, देखिए सैमुअल हक साहब के साथ वो मुज़ाकरात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बात होती है, वो कहते हैं जी मुझे टास्क मिल गया, और उसके बाद फिर जब वो आप का एक मूड चेंज होता है, फिर आप कहते हैं मगर माजरत के साथ आप जितने भी तज्जियाकार हैं, सब बड़े बड़े, उन सब ने कहा जी समीउल हक के पास तो इतना असर और रसूख है ही नहीं, उनके पास कंट्रोल है ही नहीं। 44 ग्रुप्स हैं, कौन से ग्रुप से वो बात करेंगे? नहीं, मगर इधर हुकूमत को आप बिल्कुल इल्जाम दें। एक और बात हो जाएगी कि पहले कौमी इत्तेफाक राय बना एपीसी करके बातचीत की जाए, बातचीत 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 और कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं लड़ाई लड़ाई लड़ाई, एक्शन कार्रवाई। अब लाइन ये आ रही है, तो मुश्किल हो जाएगा इस बात पे कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना कि पुराने कौमी इत्तेफाक राय को खत्म किया जाए। अब ये इसमें सिर्फ इनकी वही जमातें हिमायत करेंगी जो दहशतगर्दी के बारे में जिनका मौकफ देरीना है, लाइक पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी या एमक्यूएम, ये हिमायत कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिल लेकर आए हैं, पाकिस्तान की सलामती का बिल, तहफ़्फ़ुज़ का बिल, वो जो ऑर्डिनेंस पास हो गई, वो अब ये रखना पड़ेगा। अच्छा, कर लिया इन्होंने? हाँ, वो ऑर्डिनेंस जारी हो गया, उसमें जो तरामीम आई है। नहीं, ऑर्डिनेंस तो जारी हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ? अब वो असेंबली में लाना होगा ना। हाँ, उसके पर डिबेट होगा। पहले तो कहते कैबिनेट में लाया जाएगा, पहले भी पेश किया था एक दफा, ये कमेटी में जेर बहस आ चुका है। नहीं, अब जो आज निसार साहब ने कहा कि हम कैबिनेट में लाएंगे, नहीं, कैबिनेट में ले जाएंगे, वो पॉलिसी ले जाएंगे। वो उन्होंने पॉलिसी रखी नहीं, पार्लिमानी पार्टी के सामने रखी। अच्छा, भला पार्लिमानी पार्टी वाले बेचारे एमएलए, उनकी क्या औकात है, उनके साथ तो फिर क्यों इजलास किया आपने? जब औकात नहीं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग थे जिन्होंने इसको एक तरह से कैबिनेट कमेटी ने पास किया, उनको फोन गए नेशनल असेंबली में जो थी, उनको कहा कि आप सो रहे थे, आपने इसको क्यों पास किया? मेरा ख्याल है ब्रेक ले लो, मेरा ख्याल चले एक वक्फा लेते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं, साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। फयाज खान साहब ये बताएं कि वजीर आजम आफ्टर ऑल पार्लियामेंट में आते क्यों नहीं? अभी चौधरी निसार साहब ने एक्सप्लेन किया जी कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो मुशावरत कर रहे हैं दहशतगर्दी के ऊपर कोई एक स्कीम, मतलब एक कोई प्लान बनाने के लिए। अच्छा इम्तियाज साहब, ये बात तो ये होती है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, पार्लियामेंट से मुशावरत किया जाए। ये आपके वजीर आजम कहाँ मुशावरत करने चले जाते हैं? देखिए, ये शरीफ मॉडल है पार्लियामेंट की सियासत का। अच्छा, पार्लियामानी शरीफ। आप ये बताइए, आपको याद हो कि पिछली दफा आखिरी दफा कब मीटिंग हुई पंजाब काबीना की? पंजाब काबीना की मीटिंग मुझे याद नहीं है, सच्ची बात है। अच्छा, आप बताइए आखिरी दफा कब गए? वज़ीर आला पंजाब आखिरी बार कब गए सूबाई असेंबली में? मेरे ख्याल वो तो मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब से भी वो जितनी दफा गए हैं वो उससे मियां साहब अपने मशीरों से मशवरा करते हैं, अपनी किचन कैबिनेट से मशवरा करते हैं। अपनी कौन से मियां साहब की बात कर रहे हैं? बड़े मियां साहब, दोनों मियां साहब है ना हमारे लिए। अच्छा, अब वो इनका वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। अब 5.5 महीने से वो आप देखिए वो सिक्योरिटी की पॉलिसी बना। तो फिर ये कौमी असेंबली बंद कर दी जाए, ये पार्लियामेंट बंद कर दें, इसकी जरूरत क्या है? आप लोग ज्यादती नहीं कर रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री भी एक तरीके से उनके नीचे ही आती है, तो जाहिर है उन्होंने दौरे तो करने हैं। आपको पता है मुनीज़े कि अब तक इस बेचारी पार्लियामेंट ने एक भी कानून पास नहीं किया जब से ये हुकूमत आई है। मुबारक हो आपको। मुबारक आपको हो। पार्टी ने बड़े जमहूरियत पसंद आप लोग, बड़ा जमहूरियत आप पसंद करते हैं। अगर ये जो पाकिस्तान की जो सलामती का कानून आया है तहफ़्फ़ुज़ का, वो ऑर्डिनेंस से दोबारा एक ऑर्डिनेंस में तरमीम करके, उसमें पता क्या है, आप खौफजदा हो जाओगे। बिल्कुल, आपके बारे में मुझे शक हो जाए, मैं पुलिस अफसर हूँ या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा हूँ, कि ये आप दहशतगर्द हो सकते हैं, मैं आप गोली मार सकता हूँ, तो ये मैं आप गिरफ्तार कर सकता हूँ बगैर वजह बताए। मैं आपको डाल सकता हूँ ये बताए बगैर कि मैंने आपको कहाँ डाला हुआ है, किस सेंटर में डाला हुआ है। 90 दिन तक आपका कोई अता पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। अच्छा हुजूर, ये बात सुने मेरी, वो 90 दिन वाली बात खत्म हो गई। ये आप मुझे डरा रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं, जिस तरह परवेज ऋषि साहब डरा रहे हैं। हम सिर्फ आज परवेज ऋषि साहब भी डरा रहे हैं। सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं और तालिबान से। नहीं, आप मुझे तो डरा रहे हैं। नहीं, हम देखिए, अब देखिए आप यहाँ वापस आते हैं कि ये आखिर हुकूमत पॉलिसी बनाने क्या जा रही है, ये हमें बताए तो सही। अगर बातचीत नहीं कामयाब हो सकी, जिनसे कामयाब हो गई बताएं कि इनसे कामयाब हो गई है, उन्हें सामने लाएं, उनके साथ माहिदा करें, वो लाएं, पाकिस्तान के आइन पे ईमान ले आए। अभी इन्होंने अच्छा बयान दिया है हमारे तालिबान दोस्तों ने, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मस्जिदों में हमला हो रहा है और बाजारों में हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है। कि शुक्र है कि हमारा उनका इस्लाम इस हद तक तो एक हो गया। बिल्कुल सही है। बाजारों पे हमला गैर इस्लामी है और मगर उन्होंने ये भी साथ साथ कह दिया है कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसमें वो भी उन्होंने तोहमत लगा दी है। अब इसमें जो है हुकूमत जब नई पॉलिसी भी बनाएगी, जैसे कि फौज ने किया कि जवाबी कार्रवाई की कि आप डंडा इस्तेमाल करोगे, गोली चलाओगे, हम भी जवाब। कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, हुकूमत को एक बनी बनाई पॉलिसी मिल जाएगी और उस पर अमल कर देगी। कहां से मिलेगी? जहां मुशावरत कर रहे हैं आपके वज़ीर आज़म साहब, आपकी इत्तला क्या है? नहीं, जहां वज़ीर आज़म मुशावरत, वो जो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। मेरी इत्तला ये है, आपको खबर दे रहा हूं, खबर दे दें कि पॉलिसी नहीं बन रही थी, पॉलिसी चूचू का मुरब्बई थी। जब हमला हुआ तो फौज के पास अपने ABC प्लान होते हैं। जनरल राहिल शरीफ आए, वजीर आज़म की मुलाकात हुई, उसके बाद मीटिंग हुई सलामती कमेटी की, वो कुछ कैबिनेट के अरकान थे और हमारे जनरल हजरात थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो अफवाज पाकिस्तान का फैसला है कि हमने ये कार्रवाई करनी है, क्योंकि हम इस बात को वी कांट टेक इट लाइक अंडरडॉग्स, और उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी है। अच्छा, उससे लोगों को ये हुआ कि शायद फौजी कार्रवाई शुरू हो गई है। एक्शन नहीं शुरू हुआ, वो सिर्फ रिटेलिएशन की कि अगर आप ये करेंगे। फिर आपको याद होगा वज़ीर आज़म का बयान आया कि जिस जबान में वो बात करेंगे उस जबान में बात करेंगे। उस मुलाकात के बाद, उस मुलाकात, तो वही तो आप मेरी वो बात की तस्दीक कर रहे हैं ना, क्या कि पॉलिसी तो पेश कर दी गई वज़ीर आज़म साहब को। तो मैं समझता हूं ये पॉलिसी है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे हुआ है। वो ये हुआ है कि बहुत अच्छा मौका मिला था कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म और उसकी काबीना एक पॉलिसी देती, कौम को एतमाद में लेती और फिर इनसे लीड करती, इनसे और एक वो सियासी हुकूमत जिसकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन उसके साथ खड़ी थी थ्रू आउट, जो कि इस दौर में ताना बर्दाश्त कर रही है कि जी हम फ्रेंडली ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी की बात। आप गौर करें कार्रवाई कहाँ हो रही है? अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है,
वो सिंध में हो रहा है, कराची में हो रहा है, बिल्कुल, और वो वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिल्कुल, और वजीर आजम इस प्रेस रिलीज के मुताबिक ही कह रहे हैं कि 40% कम हो गया, वो कम हो गई। क्राइम कम हो गया, 40% पूरे मुल्क में कम की जाती, संगीन जराइम। लेकिन अभी ये जो कोयटा में हुआ है, वो कोयटा में तो कार्रवाई वो फिरका परस्ती के खिलाफ होनी थी, लेकिन वो जब वो बेचारे हजारा हमारे भाई मारे गए हैं वहां पे, लेकिन कार्रवाई तो वहां पे कुछ कहीं और जगह हो गई है। शाहजैन कोई एहतजाज कर रहे हैं कि हमें साबिक हुकूमत का वो फिर याद आ गया दौर, वो एक और चीज है, वो तो कह रहे हैं कि हमें हक है वापस जाने का। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अब जबकि अमेरिका की और आलमी फौजें जा रही हैं वापस, मंसूबे बना रही हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को किसी हिकमत अमली पे होना चाहिए, तो हमारी मुल्क की हुकूमत क्या सोच रही है? मेरी एक आज बहुत ही बड़े सफीर से और पाकिस्तान के आला सफारती अफसर से बातचीत हुई। उनका ख्याल है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका खुद वादा नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान वादा है? पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को क्या चाहिए कि अफगानिस्तान का जो एक ढेर है असले का, और वो जो आड़ कबाड़ या डेबरी जिसे कहते हैं, वो हमारा मलबा मेरे ख्याल में हमारे हिस्से में इस सारी सिचुएशन में सिर्फ एक शख्स वाजे है। वो कौन? हामिद करज़ई। नहीं, आप देखिए, जिसे पता है मुझे क्या करना। नहीं, इसमें आप देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका आज आपके अखबार में गुलबदीन हिकमत यार का बड़ा दिलचस्प, जी बिल्कुल, गुलबदीन हिकमत यार ने कहा है कि अगर आप अफगानिस्तान से अमेरिका वाले जो वहां के मुजाहिदीन हैं उनसे कोई माहिदा किए बगैर जाएंगे तो यहाँ पे वैसी ही खाना जंगी होगी जो 1989 में हुई थी, 1989। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसमें पूरा काबुल तबाह बर्बाद हो गया। नहीं, हमें भी भुगतना पड़ेगा ना, सबसे ज्यादा तो हम रिसीविंग एंड पे होते हैं। और उसमें से आप देखिए कितने वहां से आएंगे, ये जो महाजरीन कितने आएंगे। फिर मसला एक और है कि क्या हम अपने इलाकों को सिक्योर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि तालिबान जो अब वो बातचीत की दावत दे रहे हैं कि उन पे दबाव गालिबन बड़ा है, या वो चाहते हैं कि उन्हें कोई टाइम मिले, क्योंकि उनकी नजरें भी इस बात पे है कि कब अमेरिकी वहां से जाएंगे, खा पाकिस्तानी तालिबान हो या अफगान तालिबान। नहीं, अमेरिका का तो जो मुझे मूड लग रहा है ना, देखिए उन्होंने ऑलरेडी इमदाद जो है अफगानिस्तान की उसमें 50% कमी कर दी है, तो अमेरिकी तो फिर उसी हालत में छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और यहाँ अनारकी होगी। और उसमें फर्क है कि उसमें करज़ई जो है वो बाजू में रोना चाहते हैं, उनकी रोटी, उनके गार्ड्स, उनकी तनख्वाह, उनके वज़रा की तनख्वाह, पूरा अफगानिस्तान, ये सारा कुछ अमेरिका चला रहा है या उनके इत्तेहादी चला रहे हैं। कोई 90 अरब डॉलर अमेरिका अब तक खर्च कर चुका है अफगानिस्तान पे, 20 अरब डॉलर वो खर्च कर चुके हैं वहाँ की मईशत पे और इदारों के बनाने में, कुछ 70 अरब डॉलर वो खर्च चुके हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्ड करने में और दूसरे कामों पे, और 8 अरब डॉलर की अगले 10 साल तक के लिए ये जो शिकागो में समिट हुआ था नेटो का, उसमें कमिटमेंट की गई थी। अब वो जो है बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट वो साइन नहीं हुआ, वो करज़ई हालांकि वो साइन भी नहीं करेंगे, जो उसमें शर्त लगाई है कि हमारी तालिबान से बात कराई जाए। और ये कह रहे हैं, दिलचस्प बात यह है कि आपको एक और खबर दूं कि गुलबदीन हिकमत यार और करज़ई अब एक हो गए हैं। गुलबदीन हिकमत यार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। करज़ई ने क्या किया आपको पता? क्या किया? उन्होंने जो 80 वो मुलजिम पकड़े हुए थे, अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं, उसमें से 37 छोड़ दिए उन्होंने। अच्छा, उसमें उनका बहुत एतराज था कि अगर आप करेंगे तो इसमें जो खाना जंगी बढ़ेगी और हमले बढ़ जाएंगे। तो करज़ई डिफाई कर रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि वो कॉम्प्रेस लीडर है, लेकिन साथ जो ये कह रहे हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं एक बताऊं बात कि मेरी बहुत आला सफारती हलकों में बातचीत हुई, आप बीजिंग में बात कर लें, आप दिल्ली में बात कर लें, आप तेहरान में बात कर लें, आप सेंट्रल एशिया में बात कर लें, मॉस्को में बात कर लें, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी चलेगा यहां से तो खाना जंगी। और ये कह रहे हैं गुलबदीन हिकमत यार कह रहे हैं, हमारी हुकूमत गुलबदीन हिकमत यार कह रहे हैं, इम्तियाज साहब हमारी हुकूमत भी यही कह रही है। मुनीज़ मरखल आपको वक्फे की तरफ, हाँ हमें वक्फे की तरफ जाना है और उसके बाद हमने वाशिंगटन की तरफ रुख करना है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आज पहला दिन होगा। सरताज अजीज साहब इस डायलॉग को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और जॉन केरी अमेरिका की तरफ से। एक वक्फे के बाद फिर से हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर 3 साल के वक्फे के बाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग फिर से शुरू होने जा रहा है। ये बहुत अहम मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। सरताज अजीज साहब जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो इस डायलॉग को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वहाँ से यूएस सेनेटर जॉन केरी अमेरिका की तरफ से इस डायलॉग को लीड कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं इम्तियाज़ साहब, तस्नीम असलम साहिबा जो दफ्तर खारजा की इस वक्त स्पोक्स पर्सन है। मोहतरमा खुशामदेद। ये आज डॉबिन्स ने, जो कि अमेरिका के अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में सफीर हैं, नुमाइंदा हैं, उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में जो मुश्तरका अव्वलियतें हैं उनके बारे में जो कोशिशें, उन्हें इदाराती शक्ल दी जाए। क्या पाकिस्तान और अमेरिका अव्वलियतों यानी प्रायोरिटीज के बारे में इत्तफाक करते हैं? अगर हैं तो क्या है, और क्या इसके लिए हिकमत अमली है जो इस इजलास में तय हो जाएगी? जी, ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग मिनिस्ट्रियल रिव्यू है स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5 कंपोनेंट्स हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो अब ये जो मीटिंग है ये उनको रिव्यू करेगी, उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है और आगे का रोड मैप देगी कि आगे क्या करना है। ये जो फौरी मसला है, अमरीकी जा रहे हैं वहां से अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान की सलामती को खतरात बढ़ रहे हैं और अदम इस्तेकाम का खतरा पैदा हो रहा है अफगानिस्तान में। इस बारे में कोई अमेरिका और पाकिस्तान एक सफे पे आ सकते हैं, और वो क्या है? आप क्या चाहेंगे अमेरिका की? देखिए, अभी तो ये भी क्लियर, देखिए अभी ये बात ज्यादा क्लियर नहीं है कि अमेरिकन अफगानिस्तान से जा रहे हैं, कंप्लीट विड्रॉल है या ड्रॉ डाउन है, या उनकी प्रेजेंस किस शेप में होगी, और इस पे अभी वो खुद भी क्लियर नहीं है। तो हमारे साथ क्या आप क्या चाहेंगी कि अमेरिकी जल्दी चले जाए, अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और चले जाएं वहां से अफगानिस्तान से? क्या चाहेंगी? पाकिस्तान क्या चाहेगा? हम ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान स्टेबल हो। एक हम नेबर्स तो चूज कर नहीं सकते, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, बहुत लंबा बॉर्डर है, और अफगानिस्तान में जो भी हालात होते हैं उनका पाकिस्तान पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे मुल्क में वहाँ की हालात की वजह से जो कत्लो खून जारी है। तो हम ये चाहेंगे कि अफगान्स की मर्जी के साथ तय हो कि अमेरिका और अफगानिस्तान का फ्यूचर जिस तरह भी वो उसको रिलेशनशिप को रखना चाहें, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, और वहाँ की वजह से पाकिस्तान के जो कबायली इलाका, क्या पाकिस्तान और अमेरिका के एक नुक्ते पे, एक हिकमत अमली पे इत्तफाक के बगैर अफगानिस्तान मुस्तहकम हो सकेगा? और क्या अमेरिका और पाकिस्तान मुत्तफिक हैं? हम अफगानिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि यही इंटरेस्ट यूएस की और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी होगी। और अफगानिस्तान कैसे स्टेबल होना है, क्या प्रोसेसेस होने हैं, रिकन्सिलिएशन कैसे होनी है, ये वो चीज़ें हैं जिनका फैसला हमने नहीं करना, वे अफगानिस्तान ने खुद करना है। और वो ये यूएस के साथ कंसल्टेशन करना चाहें या खुद करना चाहें। आपको इस मीटिंग से कोई नतीजा निकलता आ रहा है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका में खलीज बढ़ गई थी, क्या कुर्बत बढ़ जाएगी और अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर सलामती के मामले पे इकट्ठी मिलकर कार्रवाई करेंगे? देखिए, कुर्बतें फासले मुल्कों के ताल्लुकात अपनी इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। कन्वर्जेंस जहाँ होती है वहाँ पे कोऑपरेशन होती है, जहाँ डाइवर्जेंस होती है उसको मैनेज किया जाता है। क्या कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस क्या है बताइए, मुझे मेहरबानी करके बताएं, कन्वर्जेंस क्या है? जी, कन्वर्जेंस ये है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो, यहाँ पे पीस हो, और हमारे जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को जो है उनको मीट करके पूरी करें। और हमें ये बावर कराया गया है अमेरिका की तरफ से भी, जो हमारे इंटरेक्शंस हैं, कि वो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर में भी मदद करने को तैयार हैं,
اور بہت کینس شو کی ہے، اور انہوں نے پاکستان میں ہمارا فوکس اسسٹنس نہیں ہے، ہمارا فوکس اکنامک تعاون اور ٹریڈ ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس پہ بھی وہ ہمارے ساتھ بات. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. امریکہ کا ہمیشہ سے لانگ سٹینڈنگ ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیف ہیون ہیں، خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ افغانستان کے اندر امن آ جائے. کیا اس میٹنگ کے اندر آپ کو لگتا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ بات چیت پھر ہوگی، اور پاکستان کی اس کے اوپر واضح طور پہ پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا لمبا پورس بارڈر ہے، ادھر سے بھی ادھر موومنٹ ہوتی ہے، یہاں سے بھی وہاں ہوتی ہے. اگر اس موومنٹ کو آپ نے بند کرنا ہے تو پاکستان میں اس وقت تقریباً 2.5 سے 3 ملین کے درمیان افغانز رہتے ہیں. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ کون حقانی نیٹ ورک سے اور کون کون سے نیٹ ورک سے ہے. ان سب کو لے جائیے وہاں سیٹل کیجئے، مسئلہ ختم ہو جائے. بہت شکریہ. ہمیں جوائن کرنے کا. یہ ہوتی ہے کوالٹی بیوروکریٹس کی سب سے بڑی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ٹائم دیا. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ڈوبنس کا وہ جو آرٹیکل چھپایا جو ایکسکلوسیولی انہوں نے دیا تھا ایکسپریس کے لیے، مطلب وہ پڑھ لیا تھا، کافی تھا. مجھے تو اس میں اور نہیں وہی چیزیں، اس سے آگے نہیں گیا میں اس کے بعد بھی. اس سے پتہ لگتا ہے، میں نے اسی لیے سوال بھی نہیں پوچھا ان سے، اسی لیے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے خارجہ محکمہ جو ہے اس کی پالیسی اگر میں بیان کر دوں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. یہ ایسی بالکل ایسی کہ پاکستان کے مفاد میں کیا یہ ہے کہ امریکی فوجیں بوریا بستر لپیٹے اور چلی جائیں تاکہ رد عمل ختم ہو اور جہاد ختم ہو جائے اور یہاں سے لوگ چلے جائیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ تو گلبدین حکمی کہہ رہے ہیں کہ جو 1989 میں جو خانہ جنگی ہوتی ہے پھر شروع ہو جائے گی، خلا پیدا ہو جائے گا دھڑام سے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں ابھی کلیئر نہیں ہے امریکہ. سنیں، وہ امریکہ کیا کہ کس طرح سے وہ جا رہے ہیں. کیا پاکستان کلیئر ہے؟ آپ نے دیکھے وہ بات کی ہے کہ وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 میں. یہ وہ حالت آپ مجھے بات تو بھائی بات تو کرنے دیں. آپ بات کمپلیٹ کریں. نہیں، آپ نے سارے سوال ان سے پوچھے تھے، اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ ان کو لینے کا؟ کیا آپ نے کیا کام ہے؟ دیکھیے، ان کی بہت مہربانی ہے. میری سیکرٹری خارجہ سے بات ہوئی تو وہ آج میٹنگ میں مصروف ہیں، انہوں نے کہا ان سے بات کر لی جائے. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کلیئر نہیں ہے، ہماری سلامتی کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ جو ڈوبنز نے سوال اٹھایا ہے اس نے بڑا ٹھوس سوال اٹھایا ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی اور یہاں بھی یہ بات زیر بحث آئی کہ اگر بارڈر کو مینیج کرنا ہے یا اگر کاروائی کرنی ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر بارڈر کاروائی کرنی ہے تو جب تک افغان فوج اور ادھر سے امریکہ کی اور نیٹو کی فورسز یہ تعاون نہیں کریں گے، یہ یہاں جائیں گے کاروائی کرنے کے لیے، وہ افغانستان میں وہ تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کیا پاکستان چاہتا ہے. خان صاحب کنار پروونس کے اندر فضل اللہ وہاں پہ جا کے چھپتے تھے، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. ہمارا پاکستان نہیں جایا جائے. دیکھیے، اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ پاکستان میں کاروائی افغانستان کے علاقوں سے ہو رہی ہے، یہاں سے کاروائی وہاں سے یہاں سے وہاں افغانستان میں کاروائی ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے نا؟ نہیں، یہ تو بالکل. لہذا اگر آپ نے بھی کاروائی لیکن ادھر سے زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ. دیکھیے، اب جو غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں، القاعدہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کاروائی کر رہے ہیں، اگر یہاں سے انہیں ہم نہیں روکیں گے تو پھر جھگڑا ہوگا. اگر افغانستان میں جو لوگ بیٹھ گئے ہیں جا کر وہ یہاں کاروائی کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. تو لہذا اگر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، فوری پرائرٹیز کیا ہوں، اولیتیں کیا امریکہ، پاکستان، افغانستان سب کی ایک ہے؟ میرا خیال نہیں ہے. اچھا، یہ جو ریویو اور یہ میٹنگ جو ہو رہی ہے نا، وہی میں اس میں دو باتیں. اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ لے لیا ہے، غالباً وہ کنوے کیا جائے گا. وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے کہ جو ہم حملہ کریں گے، جو ہتھیار نہیں ڈالیں گے، انہیں جواب دیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دوسرا یہ قانون لے کر آئے ہیں کہ دیکھیے ہم بڑا سختی والا قانون لے کر آ رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ یہ اب اپنا پلان لے کر گیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. وقفہ ضرور ہم لیتے ہیں. ایک سوال پھر میں آپ سے کروں گی واپس آ کے کہ پہلے تو یہ مذاکرات کی جب بات ہوتی تھی تو امریکہ کہتا تھا کہ ہم اور پاکستان ایک پیج پہ نہیں ہے ویزا وی افغانستان سے. اب ان کی سٹیٹمنٹ بدل گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں جب ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اور پاکستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، خاص طور پہ کارزائی گورنمنٹ کو لے کے. اس پہ ہم بات کریں گے، مگر ابھی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। तो इम्तियाज साहब, एक तरीके से जो हमारी स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की तस्नीम असलम साहिबा, वो कह तो ठीक रही हैं, अमेरिका भी जो है वो कंफ्यूज्ड है अफगानिस्तान को लेके। देखिए, और एक मुझे अलाउ करिए, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं अपने अफगान भाइयों से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि आपका सारा एम्फेसिस जो है वो ट्रूप पुल आउट पे है। असल मामला खराब होगा अप्रैल 5 को, जब इनके इलेक्शंस होंगे, सदारती इलेक्शन, और अगर वो मुतनाज़े हो गए तो बहुत खून खराबा होगा। देखिए, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका अफोर्ड कर सकता है दुनिया में कई जंगें लड़ना, जंगें हारना, वहां से निकल जाना, जैसे इराक से निकल गए। कमबख्ती किस पे आई है? इराक के अवाम पे। हम पाकिस्तान वादा नहीं है। पाकिस्तान को बड़े क्लियर फैसले कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के इलाके सिक्योर हो जाएंगे, या जब खला पैदा हो जाएगा काबुल में और अफगानिस्तान में, काबुल में तो नहीं शायद होगा, अफगानिस्तान में, और वहां मुल्ला उमर की और तालिबान की लहर आई, तो यहां क्या लहर आएगी? आप जरा गौर करें इसके इम्प्लीकेशंस पे। और अगर ये अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया अफगानिस्तान, तो सिर्फ इनका मसला नहीं है कि ये जो महाजरीन आएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी लहर आएगी मिलिटेंसी की, जो आज हमसे काबू नहीं हो रही, फिर तो पता नहीं काबू, आप भूल जाइए। और आप उस हुकूमत से ये तवक्को कर रहे हैं जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बना सकती, वो इंटरनेशनल अफेयर्स में करेगी। दफ्तर खारजा भी मैं बताऊं आपको, इम्तियाज सब क्यों क्लियर नहीं है? इसमें नाजुक मसला क्या है? सरताज अजीज गए हैं, वजीर दिफा गए हैं। अगर इस इजलास में तय ना हुआ कि अमेरिका की और हमारी प्रायोरिटीज एक हैं इस्तेकाम लाने के लिए जी, तो आप समझे कि पाकिस्तान में इस्तेकाम का बहुत आखिरी अर्ज, हमारे अफगान भाई जो हैं, जितने भी तज्जियाकार हैं, वो ये सब कहते हैं कि अगर आप यहाँ से अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं और आप अमन चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई सिस्टम तो छोड़ के जाएंगे। वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को फल फूलने के लिए आपने यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया नहीं किया? क्या पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन हुई नहीं हुई? क्या वहाँ पे जुडिशरी हुई नहीं हुई? तो फिर आर्ट यू लीविंग इट इनटू द हैंड्स ऑफ कंप्लीट एनार्किस्ट? देखिए, ये मामला था, कहा यह जा रहा है कि जो न्यो कॉन्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, वो स्टेट बिल्डिंग के हक में थे, और ओबामा समझते हैं कि हमारी जंग नहीं है, और वो जंग वो लड़ रहे हैं कि जो वो जिस जंग के वो हक में नहीं है। अगर ये हम समझते रहे कि ये हमारी जंग नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, बात पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत खराबी पैदा होगी अगर इस दौर में हमारे उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग न बनी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से ज्यादा अमेरिका के जो फौजी रडार है उसमें आ जाए। अच्छा इम्तियाज साहब, चूंकि लास्ट मिनट है, मेरे ख्याल वापस पाकिस्तान में आ जाए। मुझे तो इमरान खान साहब की बात बड़ी पसंद आई, जो कल तक में जावेद चौधरी साहब से उनका अगर मुज़ाकरात मैंने करने हैं तो मुझे वज़ीर आज़म बना दिया। इमरान खान बड़ा जबरदस्त आदमी है। वो उन्होंने पहले कहा वापडा के मामले पे कि वो हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, हुकूमत का ले लो। उन्होंने कहा नहीं, पूरा वापडा दे दो और साथ हमें खर्चा भी दे दो और नुकसानात भी पूरे कर दो। और अब क्या कह रहे हैं, बातचीत करनी, वज़ीर आज़म बना दो। वैसे उन्हें क्यों ना और काम किया जाए? क्यों नहीं? अगर अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल वज़ीर आज़म ही बना दें। आप मेरे क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं, कैसे बन जाएगा वज़ीर आज़म? क्लोजिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे। आज हमारी नजर टिकी हुई थी अमेरिका की तरफ से, कल हम हाजिर होंगे, और कल भी हमारी नजर लगी होगी वॉशिंगटन में, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बहुत अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। इजाजत दीजिए आज के लिए, खुदा।